हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस मेजर 5th सेमेस्टर का जो आपका सब्जेक्ट है मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट, इसके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए आपके एग्ज़ाम के रिवीजन में काफ़ी हेल्प करने वाली है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। साथ ही अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज इस वीडियो में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे सारी यूनिट्स के, उन सभी को हम कवर अप करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है स्वामी विवेकानंद के विचार राष्ट्र तथा राष्ट्रवाद को लेकर, यानी कि नेशन एंड नेशनलिज्म के बारे में स्वामी विवेकानंद के विचार। तो स्वामी विवेकानंद का मानना था कि राष्ट्र की उन्नति का आधार युवाओं की शक्ति होता है। मतलब किसी भी राष्ट्र की उन्नति इस बात पर डिपेंड करती है, इस बात पर निर्भर करती है कि जो युवा है वो कितने सक्षम हैं। युवा जितने ज़्यादा सक्षम होंगे, जितने ज़्यादा युवा शक्तिशाली होंगे, उतनी ज़्यादा उस राष्ट्र की उन्नति होगी। ठीक है। वे धर्म तथा संस्कृति को राष्ट्र की चेतना का केंद्र मानते हैं। यानी कि स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि धर्म तथा संस्कृति जो है ये राष्ट्रीय चेतना का काम करती है, नेशनल कॉन्शियसनेस को जगाती है लोगों के मन में। ठीक है। तथा लोगों को एहसास दिलाती है कि वे सभी एक ही राष्ट्र का हिस्सा है। तो इसलिए धर्म तथा संस्कृति किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो ये स्वामी विवेकानंद ने तथ्य दिया। उनके अनुसार सशक्त भारत का निर्माण तभी संभव है जब समाज के सबसे कमज़ोर वर्ग को सशक्त किया जाए। मतलब स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि अगर हम समाज को बेहतर बनाना चाहते हैं, समाज का विकास करना चाहते हैं तथा एक सशक्त भारत का निर्माण करना चाहते हैं, तो ये तभी संभव हो पाएगा जब समाज के जितने भी वर्ग हैं, चाहे कमज़ोर वर्ग क्यों ना हो, उनको भी सशक्त किया जाए। यानी कि समाज के सभी वर्गों पर समान रूप से ध्यान दिया जाए। ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि एक सशक्त भारत का निर्माण किया जाए तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, हमको जो समाज है उसके सबसे कमज़ोर वर्ग को शक्तिशाली सशक्त बनाने पर ध्यान देना होगा। ठीक है। क्योंकि किसी भी समाज की उन्नति इस बात पर भी निर्भर करती है कि उस समाज में जितने भी वर्ग है वो सारे सशक्त हो। ठीक है। उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया, यानी कि उन्होंने एम्फेसाइज किया कि जितने भी लोग हैं इस विश्व के, वो सभी एक परिवार की तरह है। ठीक है। वसुधैव कुटुंबकम यानी कि द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली, ये संदेश उन्होंने दिया जिससे विश्व बंधुत्व को बढ़ाया जा सके। यानी कि उन्होंने कहा कि विश्व में जितने भी लोग हैं उन सभी के बीच में बंधुता यानी कि ब्रदरहुड की फीलिंग होनी चाहिए, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम का जो संदेश है वो यही बोलता है कि विश्व के जितने भी लोग हैं वो एक तरीके से एक परिवार के रूप में हैं। आइए अब जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के क्या विचार थे राष्ट्र तथा राष्ट्रवाद को लेकर। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रवाद को मानवता के व्यापक दृष्टिकोण से जोड़ा। उन्होंने राष्ट्रवाद को किससे कनेक्ट किया, मानवता से, यानी कि ह्यूमैनिटी से। उनके विचार में राष्ट्रवाद सीमाओं से परे एक मानवतावादी दृष्टिकोण होना चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद जो है ये सीमाओं से परे होना चाहिए तथा एक मानवतावादी दृष्टिकोण होना चाहिए। राष्ट्रवाद का मतलब है कि हम सभी मानव के बारे में, जितनी भी मानव प्रजातियां उन सभी के बारे में अच्छा सोचे, अच्छा दृष्टिकोण रखें, किसी के भी साथ कोई भी भेदभाव ना किया जाए। ठीक है। मानव जाति को लेकर हमारे मन में एक अच्छी भावना हो, एक समानता की भावना हो। तो उन्होंने राष्ट्रवाद को मानवतावादी दृष्टिकोण से जोड़ा। ठीक है। वे अंधराष्ट्रीयता के विरोधी थे तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्राथमिकता देते थे। यानी कि जो टैगोर थे उन्होंने इस बात पर भी एम्फेसाइज किया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए हर व्यक्ति को, यानी कि इंडिविजुअल फ्रीडम सबके पास होनी चाहिए। टैगोर ने शिक्षा को एक ऐसा माध्यम बताया जो कि राष्ट्र के साथ साथ वैश्विक चेतना को भी बढ़ावा दें। टैगोर ने कहा कि शिक्षा जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हर व्यक्ति के लिए। एंड अगर हम अपने राष्ट्र का विकास करना चाहते हैं, उन्नति करना चाहते हैं, तो हमको राष्ट्र में जितने भी लोग रह गए हैं उन सभी की शिक्षा पर भी ध्यान देना होगा। ठीक है। उनकी वैश्विक चेतना को बढ़ाने पर भी ध्यान देना होगा। आइए अब जानते हैं महात्मा गांधी के क्या विचार थे राष्ट्रवाद को लेकर। तो महात्मा गांधी ने राष्ट्रवाद
को सत्य, अहिंसा तथा समानता से जोड़कर देखा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद का अर्थ है कि हर व्यक्ति जो है वो सत्य, अहिंसा तथा समानता के रास्ते पर चले, अहिंसा का पालन करें। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन तथा आत्मनिर्भरता को राष्ट्र निर्माण का आधार बताया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र का निर्माण तभी हो सकता है जब हम स्वदेशी हो जाए, यानी कि सभी लोग अपने देश में उत्पादित वस्तुओं को ही प्रयोग में लेकर आए तथा हर व्यक्ति आत्मनिर्भर बने, तभी एक राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। तो उन्होंने स्वदेशी आंदोलन तथा आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। इसके अलावा गांधी जी जो थे, उनका मानना था कि राष्ट्रवाद कभी भी दूसरे राष्ट्रों से नफरत पर आधारित नहीं होना चाहिए। यानी कि राष्ट्रवाद की भावना का मतलब ये नहीं है कि हम अपने राष्ट्र से, अपने देश से तो लगाव रखें, अपने देश से तो हम प्यार करें लेकिन दूसरे देशों से नफरत करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा कि राष्ट्रवाद का अर्थ है कि हम सभी राष्ट्रों का सम्मान करें। जैसे हम अपने राष्ट्र को अच्छे से देखते हैं वैसे ही हम हर राष्ट्र के प्रति अच्छी भावना रखें। ठीक है, जैसे हमारे मन में हमारे राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना है, वैसे हर राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना हो। तो उन्होंने राष्ट्रवाद को किससे कनेक्ट किया? उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद का अर्थ ये नहीं होता कि हम सिर्फ अपने राष्ट्र के हित के बारे में सोचें, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि हम दूसरे राष्ट्रों के हित के बारे में भी सोचें तथा दूसरे राष्ट्रों से नफरत ना करें। गांधी जी ने ग्राम स्वराज को भारत के राष्ट्रवाद का केंद्र बिंदु बनाया। यानी कि उन्होंने बताया कि भारत का जो राष्ट्रवाद है इसके केंद्र में क्या है? ग्राम स्वराज। क्योंकि भारत जो है इसमें ग्राम स्वराज काफ़ी ज़्यादा मुख्य भूमिका निभाता है भारत की उन्नति में, क्योंकि आधे से ज़्यादा जो भारत की पॉपुलेशन है वो ग्रामीण है। ठीक है, एंड इसलिए उन्होंने ग्राम स्वराज को भारत के राष्ट्रवाद का केंद्र बिंदु बताया। उनके अनुसार एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण तभी संभव है जब प्रत्येक व्यक्ति नैतिक तथा सामाजिक रूप से सशक्त हो। अगर व्यक्ति नैतिक तथा सामाजिक रूप से सशक्त नहीं होगा तो सशक्त राष्ट्र का निर्माण भी नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने इस चीज़ पर भी जोर दिया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राम मनोहर लोहिया के क्या विचार थे स्टेट एंड डेमोक्रेसी को लेकर, यानी कि राज्य तथा लोकतंत्र को लेकर। तो राम मनोहर लोहिया जो थे वो मानते थे कि राज्य को समाजवाद तथा समानता की ओर अग्रसर होना चाहिए। यानी कि राज्य जो है इसको किस पर एम्फेसाइज करना चाहिए? सोशलिज्म, यानी कि समाजवाद पर। राज्य ऐसा होना चाहिए जो कि अपने राज्य में रह गए हर व्यक्ति की ज़रूरतों को पूरा करें। ठीक है, तथा जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनकी सहायता करे, सशक्त बनाए उन्हें, उनको आगे बढ़ने में मदद करें। इसके अलावा लोहिया ये भी मानते थे कि राज्य में जितने भी लोग हैं उन सभी के बीच में समानता होनी चाहिए, किसी के भी साथ असमान व्यवहार नहीं करना चाहिए। ठीक है, उन्होंने सोशलिज्म यानी कि समाजवाद पर जोर दिया, जहाँ पर जो संसाधन है उनका बंटवारा समान रूप से हो। ठीक है, संसाधनों के समान वितरण पर उन्होंने जोर दिया। उन्होंने विकेंद्रीकरण तथा छोटे राज्यों के गठन की वकालत की। उन्होंने कहा कि डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि विकेंद्रीकरण होना चाहिए, शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए केंद्र तथा राज्य सरकार के बीच में। छोटे राज्यों का गठन होना चाहिए ताकि छोटे राज्यों का प्रशासन भी अच्छे से चलाया जा सके। उनके अनुसार लोकतंत्र में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी होनी चाहिए, चाहे वो अमीर वर्ग हो या गरीब वर्ग हो। तो उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए हर व्यक्ति के पास। आइए अब जानते हैं जवाहरलाल नेहरू के क्या विचार थे स्टेट एंड डेमोक्रेसी को लेकर। तो जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक राज्य की परिकल्पना की जो वैज्ञानिक सोच तथा धर्मनिरपेक्षता पर आधारित हो। उन्होंने कहा कि राज्य में किसी भी धर्म को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, सभी धर्मों का समान रूप से सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण रखना चाहिए। ठीक है, उन्होंने धर्मनिरपेक्षता पर जोर दिया, यानी कि उन्होंने ये कहा कि कोई भी धर्म राज्य का ऑफिशियल रिलीजन यानी कि राजधर्म नहीं होगा। ठीक है, जितने भी धर्म हैं उनको समान रूप से देखा जाएगा, किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो उन्होंने सेक्युलरिज्म पर, धर्मनिरपेक्षता पर जोर दिया। धर्मनिरपेक्षता यानी कि सभी धर्मों को समान दृष्टि से, सम्मान की दृष्टि से देखा जाना। ठीक है, उनके अनुसार लोकतंत्र को शिक्षा तथा औद्योगिकरण के माध्यम से सशक्त करना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू मानते थे कि लोकतंत्र को अगर हमें मजबूत करना है तो हमको शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा निवेश करना होगा। ठीक है, तथा औद्योगिकरण जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा राष्ट्र का विकास होगा।
उन्होंने लोकतंत्र को भारत के भविष्य का आधार माना। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र जो है ये भारत के भविष्य का एक आधार है। लोकतंत्र भारत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइए अब जानते हैं भीमराव अंबेडकर के क्या विचार थे स्टेट एंड डेमोक्रेसी को लेकर। तो अंबेडकर ने राज्य को सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने का साधन माना। अंबेडकर मानते थे कि राज्य जो है ये मदद करता है सोशल जस्टिस को इंश्योर करने में, सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने में। यानी कि राज्य जो है इसको प्रयास करना चाहिए कि समाज में जितने भी वर्ग के लोग हैं उनको समान न्याय प्रदान करें। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ होनी चाहिए, यानी कि कानून के समक्ष हर व्यक्ति समान होना चाहिए तथा हर व्यक्ति को न्याय भी मिलना चाहिए। उनके अनुसार लोकतंत्र का उद्देश्य जाति तथा वर्ग के भेदभाव को समाप्त करना है। वो ये भी मानते थे कि जब तक जाति तथा वर्ग आधारित भेदभाव समाप्त नहीं होगा तब तक लोकतंत्र का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य को समान अवसर तथा अधिकार प्रदान करने चाहिए। राज्य के पास जितने ज़्यादा अधिकार होंगे उतना ज़्यादा राज्य क्या कर पाएगा, विकास कर पाएगा। आइए अब देखते हैं दीनदयाल उपाध्याय जो थे उनके क्या विचार थे स्टेट एंड डेमोक्रेसी को लेकर। तो दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानवतावाद या मानववाद का सिद्धांत दिया। उन्होंने इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म की फिलोसफी दी। ठीक है, उनके अनुसार राज्य का उद्देश्य होना चाहिए कि वह समाज के हर व्यक्ति के विकास में सहायक बने। राज्य को क्या करना चाहिए, हर व्यक्ति का ध्यान रखना चाहिए, हर व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए अपने विकास में। ठीक है, उन्होंने लोकतंत्र को भारतीय संस्कृति तथा मूल्य प्रणाली के साथ जोड़ने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र जो है ये भारतीय संस्कृति के अनुरूप है, इसलिए लोकतंत्र की जो व्यवस्था है ये सबसे बेहतर है भारत के लिए। तो उन्होंने लोकतंत्र को बेहतर व्यवस्था बताया। आइए तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राजा राम मोहन राय तथा ताराबाई शिंदे के क्या विचार थे अधिकारों को लेकर। उन्होंने राइट्स यानी कि अधिकार के बारे में क्या विचार दिए। तो सबसे पहले राजा राम मोहन राय के विचार देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय का मानना था कि सभी मनुष्यों को समान अधिकार मिलने चाहिए, यानी कि हर व्यक्ति के पास इक्वल राइट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ लोग ऐसे हो जिनके पास बहुत ज़्यादा अधिकार हो तथा कुछ लोग हैं जिनके पास कोई अधिकार ना हो। ठीक है, समाज में हर व्यक्ति को समान अधिकार दिए जाने चाहिए, तभी हर व्यक्ति का विकास हो पाएगा। उन्होंने सती प्रथा तथा बाल विवाह का विरोध किया, यानी कि प्रैक्टिस ऑफ सती एंड चाइल्ड मैरिज को उन्होंने अपोज किया। वे स्त्रियों को शिक्षा तथा स्वतंत्रता का अधिकार दिलाना चाहते थे। वो मानते थे कि महिलाओं के पास भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए, स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए। उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम ऑफ प्रेस पर जोर दिया, क्योंकि अगर प्रेस की स्वतंत्रता नहीं होगी तो जो सरकार है वो निरंकुश हो जाएगी। तो उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता पर जोर दिया। आधुनिक शिक्षा का उन्होंने समर्थन किया, क्योंकि आधुनिक शिक्षा जो है वो किस पर बेस्ड थी, विज्ञान तथा खगोल विज्ञान पर। ठीक है, जिसमें अलग अलग विषयों के बारे में अध्ययन शामिल था। तो उन्होंने आधुनिक शिक्षा पर भी जोर दिया। नेक्स्ट जान लेते ताराबाई शिंदे के क्या विचार थे। तो ताराबाई शिंदे जो थे उन्होंने पितृसत्तात्मक समाज में स्त्रियों के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा कि महिलाओं के पास अधिकार होने चाहिए। पितृसत्तात्मक समाज का उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा पैट्रियार्कल सोसाइटी जो है ये महिलाओं के अधिकारों को उनसे छीन लेती है, इसलिए पितृसत्तात्मक समाज जो है ये अच्छा समाज उन्होंने नहीं माना। ठीक है, उन्होंने कहा कि पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं के अधिकारों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। उन्होंने अपनी पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना में लैंगिक असमानता की आलोचना की। उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था स्त्री पुरुष तुलना, जिसमें उन्होंने जेंडर इनइक्वालिटी की बहुत ज़्यादा आलोचना की, उसे क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने कहा कि जेंडर इनइक्वालिटी एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई है। ठीक है, जो ताराबाई शिंदे थी वो मानती थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान सम्मान तथा स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। जैसे पुरुषों को इज्जत मिलती है, समाज में स्वतंत्रता मिलती है, समान अधिकार मिलते हैं, वैसे महिलाओं को भी समान अधिकार तथा स्वतंत्रता दी जानी चाहिए ताकि महिलाएं भी आगे बढ़ पाएँ। उन्होंने बाल विवाह, पर्दा प्रथा तथा महिलाओं के प्रति अन्याय का जमकर विरोध किया। ठीक है, आइए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में आपको पढ़ना है बाल गंगाधर के क्या विचार थे स्वराज को लेकर।
तो बाल गंगाधर जो थे उन्होंने एक नारा भी दिया था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है तथा मैं इसे लेकर रहूँगा। इसमें उन्होंने स्वराज पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि स्वराज जो है वो हर व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार होता है तथा उसको ये अधिकार मिलना ही चाहिए। बाल गंगाधर तिलक मानते थे कि स्वराज का मतलब सिर्फ विदेशी शासन से मुक्ति ही नहीं होता बल्कि अपने देशवासियों का शासन भी होता है। स्वराज का मतलब है कि हमारे देश पर हमारा ही शासन हो, विदेशी शासन ना हो। ठीक है। शिक्षा तथा संगठन स्वराज के लिए सबसे ज़रूरी हथियार होते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा के द्वारा हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं स्वराज की स्थापना के प्रति। ठीक है। अगर हम लोगों को शिक्षा प्रदान करेंगे तथा संगठन का निर्माण करेंगे तो हमें स्वराज की प्राप्ति जल्दी ही हो जाएगी। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक का मानना था कि स्वराज तभी संभव है जब जनता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो। अगर जनता ही जागरूक नहीं होगी तो स्वराज की प्राप्ति भी हम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमको स्वराज की प्राप्ति हो तो हमको अपनी शिक्षा पर जोर देना होगा तथा लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना होगा। भारतीय संस्कृति तथा परंपराओं को पुनर्जीवित करना भी स्वराज का हिस्सा है। वे मानते थे कि स्वराज का मुख्य उद्देश्य ही है कि वो भारतीय संस्कृति तथा परंपराओं को फिर से पुनर्जीवित करें। आइए अब जानते हैं महात्मा गांधी के क्या विचार थे स्वराज को लेकर। तो महात्मा गांधी ने कहा, सच्चा स्वराज आत्म संयम तथा नैतिकता पर आधारित होता है। सच्चा स्वराज वो होता है जिसमें व्यक्ति जो है वो आत्म संयम यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन के साथ हर काम करे तथा नैतिकता के मूल्य का अनुपालन करे। ठीक है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति के अंदर नैतिकता होनी चाहिए, तभी स्वराज का उद्देश्य पूरा हो पाएगा। उन्होंने कहा स्वराज का अर्थ आत्मनिर्भरता तथा आत्मशक्ति का विकास होता है। यानी कि महात्मा गांधी ने सबसे ज़्यादा जोर जो था वो आत्मनिर्भरता पर दिया था, यानी कि सेल्फ रिलायंस पर, कि हर व्यक्ति आत्मनिर्भर हो, किसी और पर निर्भर ना रहे। ठीक है। तथा हर व्यक्ति अपनी आत्मशक्ति का विकास करने का प्रयास करे, तभी स्वराज जो है वो हमें प्राप्त हो पाएगा। स्वराज का उद्देश्य हर व्यक्ति को समानता तथा न्याय प्रदान करना होता है। स्वराज का उद्देश्य होता है कि समाज में जितने भी लोग हैं उनके साथ समानता का व्यवहार किया जाए, उनको समान रूप से न्याय दिया जाए। अहिंसा तथा सत्य स्वराज प्राप्ति के दो मुख्य साधन हैं। अहिंसा तथा सत्य के द्वारा स्वराज को और मजबूती से स्थापित किया जा सकता है। ठीक है। स्वराज का मतलब केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं होता बल्कि आत्मा की भी मुक्ति है। यानी कि गांधी जी ने कहा कि स्वराज का असली मतलब ये नहीं होता कि हमको विदेशी शासन से मुक्ति मिल जाए, बल्कि इसका मतलब ये भी होता है कि हमको आत्मा की भी मुक्ति मिल जाए, यानी कि हमारी आत्मा जो है वो भी मुक्त हो जाए। ठीक है। यानी कि लिबरेशन ऑफ सोल से उन्होंने इसको कनेक्ट किया। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वीर सावरकर के विचार हिंदुत्व के बारे में। तो वीर सावरकर जो थे उन्होंने हिंदुत्व की अवधारणा दी। उन्होंने हिंदुत्व तथा हिंदू धर्म को अलग अलग दृष्टिकोणों से देखा। अगर हम उनकी विचारधारा को अच्छे से समझने का प्रयास करें तो उनकी ये जो विचारधारा है ये उनकी प्रसिद्ध पुस्तक हिंदू कौन है में देखने को मिलती है। उन्होंने एक बुक लिखी हिंदुत्व, हिंदू कौन है। इस बुक में उन्होंने हिंदुत्व तथा हिंदू धर्म के बारे में अलग अलग बातें कही। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व जो है ये सांस्कृतिक तथा राष्ट्रीय पहचान होती है किसी व्यक्ति की जो कि हिंदू धर्म का हो, जबकि हिंदू धर्म जो है ये धार्मिक तथा आध्यात्मिक पक्ष से संबंधित है। तो उन्होंने हिंदुत्व को सांस्कृतिक तथा राष्ट्रीय पहचान से जोड़ा, जबकि हिंदू धर्म को धार्मिक तथा आध्यात्मिक पक्ष से जोड़ा। वीर सावरकर ने कहा कि हिंदुत्व का मतलब सिर्फ धर्म नहीं होता बल्कि एक राष्ट्रीय तथा सांस्कृतिक पहचान होती है। ठीक है। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व जो है ये धर्म से संबंधित तो है ही, लेकिन इसका ज़्यादा संबंध राष्ट्रीय तथा सांस्कृतिक पहचान से है। हिंदुत्व उन सभी का परिचायक है जो कि भारत को अपनी पवित्र भूमि, पुण्य भूमि तथा पितृभूमि मानते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व जो है वो किसके लिए है, उन सभी लोगों के लिए है जो कि भारत को अपना मानते हैं, भारत की भूमि को पवित्र भूमि तथा पितृभूमि मानते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म सिर्फ पूजा पद्धति है, जबकि हिंदुत्व जो है ये जीवन की पूरी शैली है। हिंदुत्व में जाति, भाषा तथा प्रांत का कोई भी भेदभाव नहीं होता। ये भारत को एकता के सूत्र में बांधता है, यानी कि यूनिटी पर जोर देता है, एकता पर जोर देता है। हिंदुत्व का उद्देश्य भारत को शक्तिशाली तथा आत्मनिर्भर बनाना है। हिंदुत्व
जो है इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो उन्होंने क्या बताया, भारत को आत्मनिर्भर बनाना, ठीक है, यानी कि सेल्फ रिलायंट। हिंदू धर्म में उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में विविधता होती है लेकिन हिंदुत्व सभी को एक साझा पहचान देता है। हिंदू धर्म में काफ़ी विविधता है, डाइवर्सिटी है, लेकिन अगर हम हिंदुत्व को देखें तो ये सभी लोगों को क्या देता है, एक साझा पहचान देता है, एक कॉमन आइडेंटिटी देता है। सांस्कृतिक गौरव तथा राष्ट्रीय भावना हिंदुत्व के मुख्य स्तंभ होते हैं, यानी कि उन्होंने कहा कि कल्चरल प्राइड यानी कि सांस्कृतिक गौरव जो है तथा जो राष्ट्रीय भावना होती है ये हिंदुत्व की मुख्य दो बातें हैं जो कि हिंदुत्व को और भी ज़्यादा मुख्य बनाती हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।